मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विभिन्न क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बारे में। आज हम जानेंगे दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में, आरसीआई के बारे में। आरसीआई का पूरा नाम होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और इसे हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा परिचय बताना चाहेंगे आप लोगों को कि क्या ज़रूरत पड़ी थी भारत सरकार को कि उसे क्या करना पड़ा, एक आरसीआई का गठन करना पड़ा, निर्माण करना पड़ा। तो दोस्तों, इसके पीछे हम थोड़ा सा परिचय बताएंगे कि वर्ष 1981 को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, अर्थात यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तभी से लेकर दोस्तों आज तक जो भारत सरकार है वह विकलांगों के पुनर्वास के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि हमारे ये भी जो विकलांग व्यक्ति हैं वह भी समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। वह भी हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है दोस्तों। उन्हें भी वह समान अधिकार मिलना चाहिए, वह सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो आज सामान्य व्यक्तियों को मिल रहा है। इन सभी को ध्यान में रखकर यूएनओ ने 1981 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष विकलांगों के लिए घोषित किया। तभी से हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, विकलांग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। तो जब यूएनओ ने 1981 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तब से लेकर आज तक, अर्थात हम कह सकते हैं 1981 से लेकर वर्तमान समय तक भारत सरकार विकलांगों के पुनर्वास के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। तब से लेकर दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा था कि आरसीआई का निर्माण किया गया? पुनर्वास के लिए, विकलांगों के पुनर्वास के लिए। तो दोस्तों, जो हमारे मानव संसाधन थे उनकी बहुत सारी कमियां थीं, अर्थात जितने भी हमारे समाज में विकलांगों के पुनर्वास से संबंधित ट्रेनर थे, ट्रेनिंग मानव संसाधनें थीं, उनका इतना ज़्यादा कमी था कि देश में पुनर्वास सेवाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा था। अर्थात जो पुनर्वास रिहैबिलिटेशन मिलना चाहिए, पुनर्वास से संबंधित सुविधाएं मिलना चाहिए, संसाधन मिलना चाहिए दोस्तों, वह दिव्यांगों को या विकलांगों को नहीं मिल पाता था और उसका विस्तार भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए बहुत सारे ऐसे पुनर्वास के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे संस्थाएं भी थे जो विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य तो कर रही थी, परंतु जो उनके पाठ्यक्रम थे उन सभी के पाठ्यक्रमों में समानताएं नहीं थी, समाज संयोजन नहीं था। तो अर्थात अलग अलग संस्थाएं अलग अलग पाठ्यक्रम को पढ़ाती थी, इसलिए जो है दिव्यांग बच्चों का पुनर्वास अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इसी के साथ साथ अगर हम कहें कि विकलांगता के क्षेत्र में जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे थे वह सब एकांकी था। एकांकी का मतलब है दोस्तों अपने अपने अनुसार अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे थे, चाहे वह स्नातक स्तर पे हो चाहे परास्नातक स्तर पर हो। विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाए गए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जो भी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे, उन सभी पाठ्यक्रम में कार्यक्रम में समानता नहीं थी, संयोजन नहीं था और समरूपता नहीं थी दोस्तों। इसी को ध्यान में रखकर इतनी सारी कमियां थी दोस्तों, इसलिए विकलांग व्यक्तियों का जो पुनर्वास होना था वह अच्छे से नहीं हो पा रहा था और जो समाज में विस्तार होना चाहिए पुनर्वास सेवाओं का विकलांगों के लिए वह भी विस्तार रुक जाता था, अच्छे से नहीं हो पाता था। तो इन सभी को ध्यान में रखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 मई 1986 को भारत सरकार ने आरसीआई के गठन का निर्णय लिया। इतनी सारी कमियां थी दोस्तों, आपस में जितने भी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे विकलांगों के पुनर्वास हेतु उनके पाठ्यक्रम में समानता नहीं थी, सामंजस्य नहीं था, उनके पाठ्यक्रम एकांकी थे।
इन सभी को ध्यान में रखकर दोस्तों भारत सरकार ने 6 मई 1986 को, यहाँ 86 रहेगा फ्रेंड्स, 6 मई 1986 को आरसीआई के गठन का निर्णय लिया। जब दोस्तों आरसीआई के गठन का निर्णय लिया गया तो उस समय इसे बहुत सारे दायित्व सौंपे गए, कार्य दिए गए। तो वो दायित्व कौन है दोस्तों, हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे दायित्व दिए गए आरसीआई को। जब भारत सरकार ने आरसीआई का गठन का निर्णय लिया कि नहीं, हम एक ऐसे भारतीय पुनर्वास परिषद का निर्माण करेंगे जिनका पाठ्यक्रम क्या हो, जो इन विकलांग बच्चों के पुनर्वास के क्षेत्र में एक अपना अहम भूमिका निभाने का प्रयास करेगा। इसी को ध्यान में रखकर 6 मई 1986 को भारत सरकार ने आरसीआई के गठन का निर्णय लिया। तो जब निर्णय लिया गया था, भारत सरकार ने निर्णय लिया, तो उस समय उसे बहुत सारे दायित्व दिए गए, कार्य दिए गए, जिसमें हम एक एक करके उनके कार्यों को पढ़ेंगे। तो पहला था प्रशिक्षण नीति एवं कार्यक्रम बनाना। तो पहला काम था दोस्तों, आरसीआई का काम जो दायित्व दिया गया था वह विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण नीति बनाना और जो भी कार्यक्रम बनाना। तो प्रशिक्षण नीति बनाना और कार्यक्रम बनाना यह आरसीआई का एक दायित्व था। दूसरा जो दायित्व दिया गया था, निःशक्तता के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में दोस्तों, निःशक्तता के क्षेत्र में, विकलांगता के क्षेत्र में, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायिकों के प्रशिक्षणों के कार्यक्रम का मानकीकरण करना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निःशक्तता के क्षेत्र में जो व्यवसायिकों के प्रशिक्षण के लिए क्या करना दोस्तों, मानक तैयार करना। प्रशिक्षण के लिए क्या करना, मानकीकरण करना। तो फ्रेंड्स दूसरा जो दायित्व था वह था क्या, कि निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मानकीकरण करना। दोस्तों मानकीकरण का कार्य करना। और तीसरा जो दोस्तों इसका जो दायित्व था वह क्या था, प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने वाले संचालित करने वाले संस्थाओं को क्या कर देना, मान्यता देना। संस्थाओं को मान्यता देना। तो दोस्तों जो तीसरा दायित्व था आरसीआई का वह क्या दिया गया था, कि जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने वाले संस्था होगा उसको क्या करना, मान्यता देना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान्यता देना। और दूसरा क्या था, कि निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी व्यवसायिक होंगे उनके प्रशिक्षण के लिए एक मानक तैयार करना, मानकीकरण का कार्य करना। और चौथा जो दोस्तों था वह क्या था, पुनर्वास व्यवसायिकों का, जितने भी ऐसे व्यवसायिक थे जो पुनर्वास व्यवसायिक थे, जो रोजगार से संबंधित थे, पुनर्वास व्यवसायिकों का केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में क्या करना दोस्तों, इसमें 2 काम करना था। इसको ध्यान रखिएगा, केंद्रीय पुनर्वास पंजिका क्या करना, इसमें 2 काम करता था। जो आरसीआई का काम क्या था, पुनर्वास व्यवसायिकों को केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करना। और जो दूसरा काम था, इस केंद्रीय पुनर्वास पंजिका का रख रखाव अच्छे से करना, फ्रेंड्स। तो दोस्तों
और इसका जो लास्ट काम था, दायित्व था पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शोध को क्या करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि भारत सरकार ने बहुत सारी कमियों को देखते हुए 6 मई 1986 को भारत सरकार ने RCI के गठन का निर्णय लिया और उसे निम्नलिखित दायित्व सौंपा। पहला दायित्व क्या था कि भारतीय विकलांगों के पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण नीति एवं कार्यक्रम बनाना, निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यावसायिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मानकीकरण करना। जो तीसरा था दोस्तों, प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने वाले जितने भी संस्थाएं होंगी उन्हें मान्यता देना। पुनर्वास व्यवसायिकों को, जितने भी हमारे रिहैबिलिटेशन व्यवसायिक होंगे दोस्तों, उनको क्या करना, केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करना और इस पंजिका का रखरखाव अच्छे से करना। और लास्ट इसका जो दायित्व दिया गया था, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में, पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शोध या अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये इतने दायित्वों के साथ क्या किया गया था, 6 मई 1986 को RCI के गठन का निर्णय लिया गया था दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे एक समिति के बारे में। दोस्तों समिति का नाम था बाहरुल इस्लाम समिति, बाहरुल इस्लाम समिति। इसका नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट नेम है। जब भी RCI का नाम आता है तो इसका ज़रूर जिक्र होगा। तो दोस्तों जो बाहरुल इस्लाम समिति था, इसी के संस्तुति के आधार पर, इसी के कहने के आधार पर, संस्तुति के आधार पर इसे एक वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इस बाहरुल इस्लाम समिति थी, इसके कहने पर, इसकी संस्तुति पर क्या हुआ कि इस परिषद को, RCI को एक वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, इसका यह कहना था। इस बाहरुल इस्लाम समिति का कहना यह था कि RCI को या इस परिषद को एक वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों जब बाहरुल इस्लाम समिति ने अपने संस्तुति के आधार पर यह निर्णय लिया कि परिषद को वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तो इसी को ध्यान में रखकर परिषद को एक वैधानिक क्या दिया गया दोस्तों, इसी बाहरुल इस्लाम समिति के कही हुई संस्तुति के आधार को ध्यान में रखकर क्या किया गया, परिषद को एक वैधानिक अधिकार दिया गया। परिषद को क्या दिया गया दोस्तों, परिषद मीन्स जो हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद है, इस परिषद को एक वैधानिक अधिकार दिया गया। और इसके साथ क्या हुआ दोस्तों, इसके कार्यों को, जितने भी इसके कार्य दोस्तों हमने अभी बताया, जितने भी इसके कार्य थे, उन कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिसंबर 1991 में, 1991 में क्या किया गया, इसे संसद में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया फ्रेंड्स।
तो दोस्तों बहरुल इस्लाम समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इस भारतीय पुनर्वास परिषद को वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर इस परिषद को वैधानिक अधिकार दिए गए और इनके जितने भी कार्य दिए गए थे कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए दिसंबर 1991 में संसद में एक विधेयक के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया। जब संसद में इसे प्रस्तुत किया गया फ्रेंड्स, तो इसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार के राष्ट्रपति, अर्थात हम कह सकते हैं जो भारत सरकार के राष्ट्रपति जो उस समय थे दोस्तों, वो उन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर, डेट सब याद रखिएगा फ्रेंड्स, डेट बड़ा इम्पोर्टेंट है, 1 दिसंबर 1992 को क्या कर दिया, इस विधेयक को मंजूरी दे दिया गया। अर्थात राष्ट्रपति ने 1 दिसंबर 1992 को इस विधेयक को क्या दिया, मंजूरी दे दी। तो जब राष्ट्रपति ने 1 दिसंबर 1992 को इस विधेयक को, जिसे दिसंबर 1991 संसद में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, इसे क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दिया गया। तो जब 1 दिसंबर 1992 को मंजूरी दिया गया, तब क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जो हमारा MSJE अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसे हम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जो हमारा भारत सरकार का एक यह संवैधानिक निकाय, भारत सरकार जो है, तो इसने क्या किया, इसने इस अधिनियम को, जो यह विधेयक प्राप्त किया था, इस विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। तो भारत सरकार ने भी क्या किया, भारत सरकार ने इसे अधिनियम के रूप में 22 जून दोस्तों, 22 जून 1993 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। तो भारत सरकार ने भी इसको क्या कर दिया, जो विधेयक पारित हुआ था, जिसे राष्ट्रपति ने 1 दिसंबर 1992 को मंजूरी दी थी, उसी विधेयक को भारत सरकार ने अधिनियम के रूप में 22 जून 1993 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। तो दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, जिसे MSJE के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है दोस्तों, क्या होता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये भारत सरकार का एक निकाय है, मंत्रालय है दोस्तों। इसके बारे में मैंने पिछला वीडियो में बताया अच्छे से। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर मेरा वह पिछला वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने क्या किया था दोस्तों, अधिनियम के रूप में, किसके रूप में, ध्यान दीजिएगा, अधिनियम के रूप में, अधिनियम के रूप में 22 जून 1993 को क्या किया, इसकी अधिसूचना जारी कर दी। भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। तो दोस्तों जो हमारे राष्ट्रपति थे भारत सरकार के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1 दिसंबर 1992 को जो संसद में अधिनियम पारित हुआ था, विधेयक पारित हुआ था, उसे मंजूरी दिया और भारत सरकार ने 22 जून 1993 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। जब यह अधिसूचना जारी कर दी तो इसी को हम दोस्तों तभी, जिसे हम क्या जानते हैं, जो विधेयक पारित हुआ संसद में, उस संसद को क्या हुआ, उस संसद को हमारे भारत के राष्ट्रपति ने 1 दिसंबर 1992 को मंजूरी दिया और MSJE भारत सरकार ने इस अधिनियम को 22 जून 1993 को क्या कर दिया, इसकी अधिसूचना जारी कर दी। जब इसे ही हम दोस्तों क्या जानते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, RCI। आज हम दोस्तों इसी RCI के बारे में जानते हैं, जिसे हम RCI कहते हैं, RCI कहते हैं दोस्तों। तो RCI के बारे में हमने एक सामान्य परिचय देखा दोस्तों।
तो हमने देखा क्या कि सबसे पहले क्या हुआ था, 1986 में एक पंजीकृत संस्था के रूप में हमारा RCI आया, जिससे 22 जून 1993 को क्या कर दिया गया, एक वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हो गया दोस्तों। तभी से मेरा RCI एक लीगल बॉडी की तरह कार्य कर रही है, अभी वर्तमान में भी यह कार्य कर रही है दोस्तों। आई होप आप लोगों को RCI का सामान्य परिचय समझ में आया होगा। थैंक यू।